हफ्ते हम इंशाल्लाह जॉइंट ऑपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तमाम जमातों की मुशावरत के बाद इनेकाद करेंगे और ईद उल अज़हा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अपोजिशन जमातें जो मुल्क को इस वक्त दरपेश चैलेंज है इस हुकूमत के हाथों इससे निजात के लिए अपना लाए-अमल पेश करेंगी। सारी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये हुकूमत बजाय खुद एक बहुत बड़ा मसला है, लिहाजा इस बड़े मसले से जान छुड़ाने के लिए और बाकी मसाइल से जान छुड़ाने के लिए एक जॉइंट हुकूमत अमली के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है, इसी हफ्ते कोशिश होगी जल्द अज जल्द इसकी मीटिंग हो और ये एक मुश्तरका हिकमत अमली तय करे, एजेंडा तय करे और उसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क़यादत के लेवल पे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा एहतिशाम। ऑपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर से काफी सरगर्म हो चुकी हैं और हुकूमत से निजात के लिए ऑपोजिशन जमातों की एक बड़ी हिकमत अमली भी अभी सामने आ चुकी है। कुर्बानी के बाद कुर्बानी की तैयारियों की बात हो रही है जी, और ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर आज ऑपोजिशन की जमातों ने इत्तफाक कर ही लिया। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ख्वाजा बरादरान की जमानत का जो तफसीली फैसला है वो जारी किया गया है। 87 सफ़ात पर मबनी ये फैसला नैब के खिलाफ चार्जशीट पर मबनी दिखाई दे रहा है। जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से खुले अल्फाज में ये फैसला साफ साफ कह रहा है कि नैब को सियासी इंतकाम के लिए और सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। याद होगा आपको, ऑपोजिशन जमातें बारहा इस तरह के जुमले जो है वो दोहरा चुकी हैं कि सियासी इंतकाम है, सियासी इंजीनियरिंग है। इस फैसले के आखिर में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हबीब जालिब के शेर का भी हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या ये मुमकिन है तुम ही कहो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया है कि नैब ने कानून की धज्जियां बिखेर कर रख दी और कानून की खुले आम खिलाफ वर्जी की। कानून और आइन का जायजा लेने के बावजूद ये राज है कि ये मुकदमा कैसे बनाया गया। फैसले में ये भी कहा गया है कि नैब कानून मुल्क में बेहतरी की बजाय जो है वो मुखालिफिन का जो है वो बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया और नैब ऑर्डिनेंस अपने इजरात से ही इंतहाई जो है वो मुतनाज़े रहा है। अदालत उस्मान ने अपने फैसले में ये भी करार दिया है कि नैब के इम्तियाजी रवैये के बाइस इसका अपना जो तशख़्ख़ुस है वो मुतासर होता है और इसकी गैर जानिबदारी से अवाम का एतमाद उठ गया है। इस बड़े फैसले से नैब जो पहले ही मुतनाज़े थी, हम देख रहे हैं कि अब मजीद तनाज़ात से दो चार हो सकती है। इसी हवाले से बिल्कुल हम बात करेंगे कि आखिर अब इसके असरात जो हैं वो आगे चलकर नैब के ऊपर या नैब के जो फैसले हैं उनके ऊपर किस किस्म के पड़ सकते हैं। इससे मुतालिक हम कानूनी निकात जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ उस्ताद साहब हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अशरफ साहब, ये तमाम ये जो हम नकात जो नैब के हवाले से खास तौर पर इस फैसले में दिए गए हैं, जो रिमार्क्स दिए गए हैं, इनको देखें और अगर हम इनको देखकर ये नतीजा निकालें फॉर एग्जांपल कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के खिलाफ एक चार्जशीट जो है वो पेश कर दी है, तो मेरा तो ये मानना है कि शायद वो गलत नहीं होगा। आपकी क्या राय है? जी, बात ये है कि ये रिमार्क्स नहीं है, ये जजमेंट है, ये इंडाइटमेंट है, ये एक फैसला है नैब की कारकर्दगी के। सही। नैब की कारकर्दगी के 3 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा होगा कि नैब की जो कंप्लेंट वेरिफिकेशन वगैरह क्या है, दूसरा कि क्या वो वेरिफिकेशन जो है वो इंक्वायरी और उसके आगे इन्वेस्टिगेशन में जाती है, और तीसरा रेफरेंस जिसको आपने डिफेंड करना है और रेफरेंस जो है आप कोर्ट में दायर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो नजर ये आ रहा है कि कंप्लेंट भी खुद ही बनाई जाती है, उसके ऊपर इंक्वायरी भी अपने अंदर के मामलात को छुपे छुपाए तरीके से की जाती है। बारहा कोर्ट्स ने कहा है कि जिस चीज पे भी आप इंक्वायर कर रहे हैं स्पेसिफिक सवाल कीजिए, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स का हवाला दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी कस्टडी में है, आप उसको दिखा दीजिए। और ये सारे केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात है। अब हो क्या रहा है, गिरफ्तारी पहले करते हैं, एविडेंस बाद में करते हैं। अब ये मीर शकील उर रहमान का केस आप देख लीजिए, आप बाकी केसेस देख लीजिए इस तरह के, उनमें क्या है, पहले पकड़ते हैं फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
اور جب ریفرنس دائر ہو جاتا ہے جو تیسری سٹیج ہے تو ریفرنس کے اندر تو کوئی ڈاکیومنٹس بھی پراپر نہیں لگائے جاتے, کوئی کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہوتا, تو ریفرنسز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی وہ عدالت باہر پھینک دیتی ہے. یہ کچھ ہے. صحیح. اچھا صاحب میں جاننا یہ چاہی تھی کہ قانونی طور پر اگر اب دیکھا جائے تو اس فیصلے کے بعد نیب کی اتھارٹی کے اوپر, نیب جو فیصلے کرے گا ان کے اوپر کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے اگر ہم بالکل قانونی طور پر اس کو دیکھیں تو؟ ہم بالکل اس کو ڈسپیشنیٹلی دیکھتے ہیں. اس کے اندر کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل بات نہیں تو کچھ نہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہ کون ہیں. اب یہ ایک جے آئی ٹی بنا دیتے ہیں. نیب کے قانون میں جے آئی ٹی کا کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا. اور جس دن کسی نے اس کے اوپر سوال اٹھایا اور عدالت کے سامنے آیا وہ ریفرنسز عدالت اٹھا کے باہر گئی. کارکردگی تو زیرو ہے, آگے پیش رفت زیرو ہے, سوچ سمجھ ہے کوئی نہیں. اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ٹول بنا دیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ چیف جسٹس آصف کھوسہ صاحب نے کہا. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات جو ہے وہ بہت سارے ججز کہہ چکے ہیں, فل بینچز جو ہیں اس پہ بیٹھ کے بات کر چکے ہیں. یہ کہا جا چکا ہے کہ جناب گرفتاری کے لیے آپ کو یہ 9 نکات ہیں جن کے اوپر آپ کو غور و خوض کرنے کے بعد کرنا ہے. اور ایسے کیسز میں گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے, آپ ریفرنس دائر کیجئے اور اپنا کیس بیان کیجئے. لیکن ریفرنس دائر کرنا یا اپنا کیس جو ہے وہ ثابت کرنا مقصود خاطر نہیں ہے. مقصود خاطر کیا ہے؟ کسی کی بے عزتی کرنی, کسی کو کورس کرنا, کسی کو دباؤ میں لے کے آنا, کسی کو آپ مجبور کرنا کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پولیٹیکل پارٹی میں چلا جائے. یہ کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا ارشد صاحب میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اکثر بات کرتی رہی ہیں نیب کے قانون میں تبدیلی کے حوالے سے. اب اگر جب یہ فیصلہ ہمارے پاس موجود ہوگا تو تب اس کے بعد اگر نیب کے قانون میں تبدیلی کی طرف اگر کوئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جاتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں تو یہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہوگا تب جو ایک چارج شیٹ ہمارے سامنے اس وقت؟ دیکھیے میں عرض کروں, ہم بھول جاتے ہیں کہ جو قانون آج ہم استعمال کر رہے ہیں دوسروں کے خلاف وہی قانون ہمارے خلاف بھی استعمال کر رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی, یہ نون لیگ بھی, اور اب پی ٹی آئی, یہ سب اب چونکہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں ہم لوگ تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے دوسرے کو پکڑنا ہے, ہم دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ سارے مل جل کے بیٹھیں, اس ملک کی خاطر بیٹھیں. کوئی نہیں کہہ رہا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو احتساب کرنے والے ہیں ان کا احتساب کون کرے گا؟ ایک کہاوت یا ایک ایکسپریشن مجھے یاد آ رہا ہے کہ who will watch the watchdogs. کسی نے کہا کہ we are the watchdogs for the constitution. ان کا آپ ضرور ہوں گے واچ ڈاگ, لیکن آپ کو کون دیکھے گا؟ تو یہ خود احتسابی نہیں ہے, یہ بات ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنانے کی, چیکس اینڈ بیلنسز بنانے کی, یہ بات ہے ایک مناسب طریقے سے اسٹریم لائن کرنے کی. اور جب تک کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس پہ یکسوئی سے کام نہیں کریں گی آگے کام نہیں چل سکے گا. اور ہمارا ملک جو اس وقت ایک جمود کا شکار ہے, یہ انفارچونیٹلی بہت برے حالات کی طرف جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں وہ کیا رہا ہے, ہمارے ہاں حکومتیں نیب کے ذریعے بنائی جاتی ہیں. ماضی میں چلے جائیے اور حال میں چلے جائیے, کیا یہ نہیں ہو رہا؟ کون کہے گا کہ جناب وہ پہلے جو ہے 99 میں جو ایک کنگز پارٹی بنائی گئی وہ اس میں نیب کا ہاتھ نہیں تھا؟ کیا کوئی مانے گا کہ یہ حکومت جو ہے وہ الیکٹڈ ہے؟ سب کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے, اور اس سلیکشن میں کیا ہوا ہے. تو پلیز میں ایک درد دل سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں
इन सब बातों को बैठ के डिबेट करके हमें एक नेशनल एजेंडा पे काम करना है। मुल्क को हमने बचाना है, बाहर से किसी ने नहीं आना। सही है, ठीक है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उस्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपकी कानूनी जो राय है आप इसके ऊपर दे रहे थे। मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब हम देखते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस कानून को जो है वो काला कानून कहते हैं, उसके ऊपर तनकीद होती है। लेकिन जब वो अपने टाइम पर हुकूमत कर रहे थे तब उन्होंने आखिर क्यों नहीं सोचा? कि एक बहुत बड़ा सवाल है कि अपने टाइम के ऊपर उन्होंने इस कानून में तब्दीली के हवाले से क्यों नहीं सोचा। इस पर भी बिल्कुल हम बात करेंगे। राना तनवीर साहब एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर भी बात होगी। और आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी, पॉलिटिकल के APC जो है वो बुलाने का फैसला हो चुका है। एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, उससे भी कुछ बातें सामने निकली। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करेंगे इसी पर। साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज की एक बड़ी डेवलपमेंट ऑब्वियसली पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जिसमें आज मुलाकात हुई है बड़ी अहम किस्म की। और फैसला जो हमारे सामने आया उस मुलाकात के बाद वो ये कि APC जो है वो बुलाई जाएगी ईद के बाद, और वहां पर जो है बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बड़े फैसले वो क्या होंगे, क्योंकि हमने देखा कि APC तो इससे पहले भी जो है वो बुलाई जाती रही हैं। गिले होते हैं, शिकवे होते हैं, जिस तरह NAB के हवाले से एक जो गिला शिकवा अपोजिशन की पार्टीज करती हैं, और उसके खिलाफ ही हम देख रहे हैं कि इस वक्त वो महाजराई करने की भी जो है वो कोशिश होने लगी है। लेकिन सवाल यहाँ पर वही उठता है कि जब उनकी अपनी हुकूमत होती है, जब उनके हाथ में इख्तियार होता है, तब वो चीजें क्यों नहीं की जाती जिनके गिले शिकवे बाद में होते हैं। जिनमें एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो NAB के कानून के हवाले से भी है कि कहा जाता रहा है मुख्तलिफ पार्टीज की जानिब से कि NAB का कानून जो है वो काला कानून है और जो है सियासी इंतकाम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब अपना दौर होता है, अपने हाथ में इख्तियार होता है, तब उसके हवाले से जो है वो क्यों कुछ नहीं किया जाता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राना साहब एक बड़ा फैसला इस वक्त हमारे सामने है। ख्वाजा बरादरान की जमानत का तफसीली फैसला जारी हुआ, और उसके हवाले से उसमें जो फैसले में करार दिया गया वो ये कि NAB ने कानून की धज्जियां बिखेर के रख दी और कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी की है। कानून और आइन का जायजा लेने के बावजूद ये राज है कि आखिर मुकदमा कैसे बनाया गया। तो ये मतलब ये छोटा फैसला नहीं है, बड़ा अहम फैसला है। आप लोग जो हैं बारहा इस चीज को कहते रहे हैं कि सियासी इंतकाम, और ये वही लगभग वही बातें हैं जो हम ऑपोजिशन वालों से या आप लोगों से सुनते रहे हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो हमारे सामने है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर राना साहब यही उठता है ना कि जब आप लोगों के हाथ में इख्तियार था, आप लोगों का दौरे हुकूमत था, जब आप लोग कर सकते थे, तब आखिर क्यों नहीं आप लोगों की तरफ से इस कानून में तब्दीली की गई? अच्छा, मैं बात बताऊं, जो आपने बात की है बिल्कुल सही बात की है। पहले तो ये है कि जो हम 2 साल से चीख कर कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड सारा सिलसिला है और वन साइडेड है। अकाउंटेबिलिटी से किसी को कोई इतराज नहीं। हम कई बार इनको बिल्कुल यकीन दिलाते रहे कि हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़े, आप इंसाफ करें। लेकिन एक तो आपके साथ हम तावन करने को तैयार हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, लेकिन ये हमें आगे से ताना देते थे कि जी आप तो इंसाफ के लिए कर रहे हैं। इंसाफ पे हम कसम खाते थे कि आप इंसाफ करें, लेकिन इस तरह एंगुलर ना हो। ये एंगुलर इंसाफ है, ये वन साइडेड इंसाफ है और ये फैब्रिकेटेड सारे केसेस हैं। और इसी तरह का फैसला पहले भी आया। आज तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ये बड़ा हिस्टोरिक है। लेकिन साथ ही साथ जब मियां नवाज शरीफ साहब की अपील में चीफ जस्टिस जो अब हैं अतरुद्दीन अल्ला साहब, उन्होंने जब वो उनकी बेल ली तो उसमें जो उन्होंने जो जजमेंट की, उसकी डिसेक्शन की, वो भी एक बड़ी लैंडमार्क है, जिसमें उन्होंने भी फैसला जो केस को बिल्कुल खत्म करके रख दिया कि कोई केस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई किसी के साथ कनेक्शन नहीं मिलता। तो ये आज का सिलसिला नहीं चल रहा, ये वो काफी ट्रायल है। ये नंबर 2 है, वो जो 2001 में मुशर्रफ ने जो किया था, काफ लीग बनाई थी, तो उस वक्त तो हमें सारा को पकड़ के अंदर देते थे और एक ही बात कहते थे कि आप सुबह चले जाएंगे, आप बात करें काफ लीग की। तो ये सारे हम जो बच गए थे काफ लीग से, वो सारे जेलों में साल 1.5 साल 2 साल इसी कानून जो कानून है उसके तहत रह के आए। अभी आपकी बात की, जब हमारी गवर्नमेंट होती है उसमें हम नहीं कुछ किया, क्यों नहीं किया? उसमें हम खुले आम कोई 5-6 दफा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि हमसे गलती हुई।
हमने वो गलत काम किया, हमें चाहिए था कि उस वक्त कर लेते। पीपल्स पार्टी उसमें हक बजानब है कि वो कहती रही कि इसको अमेंड करें क्योंकि ये डायरेक्टोनियन लॉ है। और तो राणा साहब अभी क्यों नहीं कोशिश की जाती इसके लिए? अभी हम कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ इन्होंने कोई, मेरा ख्याल है जो 6 महीने गुजरे तो इन्होंने हमारे साथ मीटिंग शुरू की नैब पे, तो उसमें आते थे 4-5 इनके सीनियर मिनिस्टर, और वो लोग ज्यादा जोर देते थे जिन पे ये तलवार लटक रही थी, मसलन परवेज खटक साहब हैं डिफेंस मिनिस्टर, वो कहते थे खुदा के लिए किसी तरीके से हो जाए अपने प्राइम मिनिस्टर को, और हमें भी कहते थे, हम तो तैयार थे। इसी तरह स्पीकर कौमी असम्बली, उसका भी केस है और नैब में है, और वो भी कहता था इसको किसी तरीके से करें। और बहुत सारी इनकी कैबिनेट और बहुत सारे मेंबर जो फंसे हुए हैं, जो पुराने गए हुए हैं, वो सारे कहते थे। लेकिन जब हम बात करते थे तो बात रुक जाती थी कि ठीक है जी, हम ये तो चीजें ठीक आप कहते हैं। ये फरूख नसीब साहब भी होते थे, स्पीकर साहब भी होते थे, कमेटी बकायदा बनी। अच्छा। तो मैं भी होता था, तो वहाँ वो कहते थे हम प्राइम मिनिस्टर से पूछ लें। जब वो प्राइम मिनिस्टर से पूछते थे तो वो कहते जी, वो जवाब देते हैं कि जी मुझे और किसी से पूछ लेने थे। तो और किसी से पूछने से फिर वो बात बीच में रह जाती थी। आई डोंट नो क्या किसी से पूछना था, किसे पूछना था उन्होंने। अच्छा। तो ये इस तरह चलते रहे सिलसिले। फिर बीच में आके रुक जाता था जब परवेज खटक को या किसी को एश्योरेंस होती थी कि आपको तो कुछ नहीं कहा जाएगा, ये तो हमने उनको पकड़ना है, आप क्यों इसको करते हैं, तुम कर जाते थे। जब हम फिर शोर करते थे कि इनसे क्यों नहीं पूछा जाता, पीआरटी है जो, उसको क्यों नहीं पूछा जाता, क्यों नहीं बालक जब्बा को पूछा जाता, क्यों जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर के आजम खान, उसको नहीं पूछा जाता, लॉन्ग लिस्ट, क्यों नहीं खुसरू बख्तियार को पूछा जाता, जिसके बिलियंस 10 ईयर्स। ये भी नुक्ता उठाया आज अदालत ने, फैसले में ये भी है। हाँ, कितने बिलियंस 10 ईयर्स में। मैं मतलब मेरा बड़ा वाकफकार है, दोस्तिया समझ ले, क्योंकि नून में रहा हुआ है, बड़ा लंबा नून में रहा हुआ है। तो हम मतलब बड़े सरगाद हम जानते हैं क्यों, ठीक है, बड़े अच्छे जिम्मेदार हैं। लेकिन उन्होंने तो 10 साल में कमाल कर दिया, बाहर भी जायदादें, इधर भी फैक्ट्रियां 5-6-7 मिले बन गई और सारा कुछ हुआ। तो जब मुल्तान में इंक्वायरी शुरू हुई, किसी ने एप्लीकेशन दी, ये नहीं कि हमारी तरह कोई काम करते हैं, इनका करते हैं कि किसी कोई एप्लीकेशन आती है विद सॉलिड प्रूफ। तो जब नैब ने इंक्वायरी मुल्तान वालों ने शुरू की तो उसको उठा के इस्लामाबाद ले आए और उस दिन से वो ठप है। इस तरह ये सरवर खान की वहाँ टैक्स लॉ से किसी ने दी है एप्लीकेशन विद ऑल प्रूफ एविडेंस डॉक्यूमेंट्री, लेकिन वही हम चेक कर रहे हैं, हम डीसी से मंगवा रहे हैं। भाई डीसी से तो आप मंगवाएंगे तो डीसी क्या भेजेगा आप, वो तो जब वो रिकॉर्ड देता है, साथ लगाता है, तो आप बुला के उसको पूछते हैं यार ये रिकॉर्ड है तो ये बताएं इसका। लेकिन बात वही आ जाती है कि फिर वो चुप कर जाते हैं। अब फिर उसमें थोड़ा सा हिलजुल हुई है। अच्छा। कि इसका कुछ थोड़ा सा करना चाहिए। हमारे साथ उन्होंने बात की, हमने कहा यार कोई मीनिंगफुल मीटिंग कर ले, अगर तो कुछ करना है तो फिर जो मीनिंगफुल है या बड़ी सही किस्म की अमेंडमेंट है जो डायरेक्टोनियन है, इसमें सीआरपीसी लागू की जाए। तो वो मानते भी हैं, बाहर खड़े तो हमें कहते हैं जी बिल्कुल होना चाहिए, जब जाते हैं तो ऊपर से। फिर मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आयशा, कि पहले आए शाह महमूद कुरैशी साहब कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने मैंडेट दिया है और मैं बिल्कुल जो फैसला करूंगा वो ठीक है। वो फैसला हुआ, नहीं माना गया। फिर स्पीकर साहब ने कहा जी अब मुझे मैंडेट दे दिया, वो भी दौड़ गया। फिर असद उमर साहब आए, मैं आपको असद उमर साहब कहने लगे 100% पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ कहता हूँ मुझे फुली मैंडेट है कि जहाँ जाकर बात करें और जो फैसला होगा ठीक है। वो भी गायब हो गया, वो भी गायब हो गया। अब आप बताएं हम किससे बात करें, किस क्या, अच्छा, यानी आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है लेकिन आपको आगे से कोई बंदा नहीं मिलता जिससे बात की जाए। अच्छा राणा साहब, आज की मीटिंग कितनी फ्रूटफुल रही है? और ये बताइएगा कि ये जो एपीसी का फैसला आज होने जा रही है ईद के बाद, वो सामने आया, एपीसी तो पहले भी होती रही है, अब आपने मुझे बताना है कि फर्क क्या है। अब जो एपीसी होगी वो पिछली एपीसी से किस तरीके से मुख्तलिफ होगी और क्या निकलेगा इससे? पहले जो एपीसी होती रही है वो पॉलिटिकल इनके जो नेशनल इश्यूज थे उस पे होती थी हमारी मीटिंग्स के जी ये इनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक नहीं है, कि गवर्नेंस ठीक नहीं है, करप्शन है, वो आपको पता होगा। फिर नहीं, वो जो रेबर कमेटी बनी थी राणा साहब, वो भी इसी वजह से बनी थी कि आप लोगों ने बस ये देखना है कि क्या चीज ठीक नहीं है, कोई फैसला नहीं करने के लिए बनी थी?
नहीं, वो फैसले ये थे कि किस तरह हम आगे बढ़े और इस गवर्नमेंट को सीधे रास्ते पे चलाए, तो वो टाइम ऐसा था। लेकिन मेरे नहीं तो वो वहां से कुछ निकला नहीं था ना, वही तो पॉइंट है कि इसलिए बनी थी कि कैसे हम आगे चले, पर कोई पॉइंट निकला नहीं वहां से। पॉइंट इसलिए नहीं निकला कि उस वक्त हमने कोई फैसला ही नहीं किया ये मूवमेंट का। आपको याद होगा, तो जब मूवमेंट का, मैं आपको यही बताने लगा हूँ कि हमने भी टीवी और अखबार में पढ़ा कि एक जलसा हुआ डेरा इस्माइल खान में बहुत बड़ा मिलियन का, तो वहां पे मौलाना साहब ने कहा कि हमने इनके खिलाफ प्रोसेशन या मूवमेंट चलानी है, ये गवर्नमेंट के साहब मौलाना फजल रहमान साहब ने। तो वो फिर कोयटा में किया, उन्होंने कराची में किया, सारे जब पूरा मोबिलाइज कर लिया, अपनी पार्टी टीमें बना ली, तो फिर हमें उन्होंने इन्फॉर्म किया ऑफिशियली कि जी मैंने ये फैसला किया, तो आप मेरा साथ दे। तो हमने कहा कि हम साथ किस तरह, अब आपने फैसला खुद ही कर लिया है और हमें बताया नहीं है, हम तो तैयार ही नहीं है। हमारे वर्कर्स, हमारी मोबिलाइजेशन। तो उसने कहा मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, तो इसके कि मैं कराची से चाहूंगा उधर पीपल्स पार्टी मुझे फैसिलिटेट करे, इधर पंजाब से आप मुझे सेशन दें और मेरे साथ इस्लामाबाद चले। ये हमारा उनके साथ फाइनल फैसला हुआ कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, आपके जलसे में शरीक होंगे। वहाँ बैठने की कोई बात नहीं हुई थी, या धरना देके बैठने की कोई बात नहीं। क्लियर कट आपको बताऊंगा, सेटन के हमने कहा कि सेटन के हम खिलाफ हैं। चले वो तो हो गई राणा साहब बात। अभी क्या बात हो रही है? अभी मौलाना साहब के साथ कोई राब्ता हुआ है या करना है? किस किस्म की यकीन दहानियां जो हैं वो उधर से कराई जा रही हैं, इधर से कराई जा रही हैं? जी बिल्कुल। अब जो एपीसी होगी उस पर सारे ऑन बोर्ड होंगे, जो फैसला होगा पॉलिटिकल वो सारा, और हम ये चाहते हैं, पीएमएलएन ये चाहती है कि एपीसी का जो रिजल्ट निकले, उसका हम रिजल्ट जो है वो बड़ा मीनिंग, लोगों को एक जो होप है ना वो उससे उनकी पूरी हो। ये नहीं कि वो फिर कहेंगे लो जी ये तो एपीसी का बड़ा शोर था और बीच से निकला नहीं, जिस तरह आप बात कर रहे हैं। यही पॉइंट तो हम अब एपीसी होगी और मीनिंगफुल होगी। उसकी एक पूरी प्लान किया जाएगा, क्योंकि दूसरी वजह ये है कि ये कौन लीड करने जा रहा है राणा साहब? कौन लीड कर रहा है इस दफा? मैं आपको पहले वो बताऊं, गवर्नमेंट वहां पहुंच गया है कि ये जो पाकिस्तान है इन्होंने पहुंचा दिया 2 साल में। पहले तो 100 दिन था, फिर 6 महीने, फिर सारे। जब मजीद एक दिन जो है हमें डर है कि जो पाकिस्तान को खतरात मंडला रहे हैं वो खुदा न खास्ता कहीं पाकिस्तान के लिए कोई रिजल्ट, कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी चीज ना आ जाए। इन हुक्मरानों के हाथों में पाकिस्तान नहीं है। 22 करोड़ अवाम की चीखें निकल रही हैं, आपके सामने है जो है। तो अब इस चीज को सामने रखते हुए राणा साहब, आप लोगों ने फैसला कर लिया। पहले आप लोगों ने कहा कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, आप लोग तैयार नहीं थे, मौलाना साहब जो भी करना चाह रहे थे आप उसके लिए तैयार नहीं थे। अब आपको लगता है कि वो वक्त आ गया कि फैसला लेना पड़ेगा और इस दफा फैसला हो ही जाएगा? किन ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं आप? क्योंकि सुनने में आया कि इन हाउस तब्दीली पे भी बात हो रही है, आम इंतखाबात पे भी सोचा जा रहा है, तो और कौन से ऑप्शन है जिनको देख रहे हैं आप? आपने 100% ठीक कहा। अब पॉलिटिकल जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। ये बिल्कुल आप लिख लें, क्योंकि उनके अब कोई गुंजाइश नहीं रही कि हम अपना रोल ना अदा करें। ये हमारे पे फर्ज है, कर्ज है हम पे, पाकिस्तान का और पाकिस्तानी कौम का, कि हम तमाम तर अपनी जो मसलते हैं या जो चीजें हैं उनको बुलाए ताक रखते हुए, हर चीज को एक साइड पे रखते हुए पाकिस्तान के लिए अपना रोल अदा करें। 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों का मसला है। तो जो आप बात कर रहे हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन देखें, हमारा जो ऑप्शन पीएमएलएन का नंबर 1 ऑप्शन जो है वो ये है कि एक इलेक्शन हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट हो, और जिसको भी मैंडेट दे अवाम पाकिस्तान की वो हुकूमत चलाए और वो स्टेबल गवर्नमेंट और आगे बढ़े और पाकिस्तान चलाए। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है हाउस वाला, अगर हाउस में भी कोई तब्दीली आती है तो उसको हम वेलकम करेंगे, लेकिन उसका हमने ये हमारा फैसला है कि पीएमएलएन उसका हिस्सा गवर्नमेंट का नहीं बनेगी, लेकिन सपोर्ट जरूर करेगी, साथ चलेगी, लेकिन उस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी। और वो भी एक स्टेप होगा टू वर्ड्स फ्रेश इलेक्शन, फेयर एंड फ्री, और एक नया इलेक्शन की तरफ। 4 साल लगे, 6 महीने लगे, वो अगर कोई ऐसा सेटअप बनता है तो उसके बाद हम चाहते हैं कि आजादाना साफ इलेक्शन हो, जिसके जरिए पाकिस्तान के अवाम का सही मैंडेट आए। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट बैठी हुई है ये कोई अवाम की गवर्नमेंट तो नहीं है, ये तो फाशिस्ट गवर्नमेंट है और इसको बिठाया चलाया जा रहा है और फिर भी नहीं चलती।
ठीक है, बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की प्रायोरिटी पर इस वक्त तो ऑप्शन है। उन्होंने बहुत खुले अल्फाज में बता दिया है कि आम इंतखाबात जो हैं, साफ शफाफ किस्म के इंतखाबात जो हैं, अब वो चाहती है मुस्लिम लीग नून। और ये फैसला हो गया है कि अब ईद के बाद जो है वो साथ बैठा जाएगा। जॉइंट अपोजिशन कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, राबर कमेटी को भी एक्टिव किया जाएगा। कुछ अहम फैसले जो हैं अपोजिशन का ये मानना है कि अब इस APC से निकलकर सामने आएंगे। शायद वो भी इस चीज़ को लेकर कंसर्न है कि पहले जो APCs में से कुछ नहीं निकला, तो अब इस APC से यकीनन नतीजा खेज किस्म की APC होनी चाहिए और उससे कुछ ना कुछ निकलना जरूर चाहिए। उनके मुताबिक अब वक्त भी आन पहुंचा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। इस वक्त क्योंकि विंड बहुत स्लो चल रही है और कैरप आउट है, तो तकरीबन 200 मेगावाट वोका में। उसके अलावा जो हमारे खुद के प्लांट्स हैं उसमें कुछ जगह पे गैस प्रेशर के कुछ मसले हैं। जिस जगह पर है वहाँ पे प्रेशर कम आ रहा है। घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मरते हैं, दिल के मरीज हैं, रोड पे आके बैठे हैं, हवा खा रहे हैं। वेलकम बैक जी। एक बड़ी अहम खबर के इलेक्ट्रिक और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के माबैन एक मुआहिदा इस वक्त सामने आया है। और ये उस वक्त सामने आया जब हम देख रहे हैं कि कराची में लोग किस तरीके से बिजली की ना होने की वजह से बिलबिला रहे हैं। और अगर ये कहें कि इस खबर ने या इस मुआहिदे ने जो कि हुआ था पीपल्स पार्टी और के इलेक्ट्रिक के माबैन, उसने कराची वालों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़का है, तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा जी। के इलेक्ट्रिक के ऊपर नवाजिशात की बारिश है और कराची के जो बासी हैं उनके ऊपर जुल्म की इंतहा जो है वो इसको माना जा रहा है। बताएं आपको कि ये तरमीमी मुआहिदा जो है 2009 के तहत पीपल्स पार्टी ने के इलेक्ट्रिक के जिम्मे 31 अरब रुपए के जो बकाया जात हैं वो माफ किए, जिसमें के इलेक्ट्रिक हर किस्म के खसारे से बरी जिम्मा करार पाई है। के इलेक्ट्रिक के तमाम बकाया जात हुकूमती खसारा करार देकर माफ किए गए, जबकि मुआहिदे में कंपनी की बैंकों को अदायगियों की गारंटी भी जो है वो हुकूमत ने उठा ली। तरमीमी मुआहिदे में कंपनी को मुल्की कवानीन से मुतसादिम ऑर्डर पास करने का भी इख्तियार मिला। मुआहिदे में साफ तौर पर लिखा है कि कंपनी दरखास्त दे तो मुल्की कवानीन से मुतसादिम ऑर्डर्स के हवाले से हुकूमती इदारे जो हैं वो भरपूर उनकी मुआवनत जो है वो करेंगे। मुआहिदे के तहत कंपनी से माही रिपोर्ट फराहम करने की भी जो है वो पाबंद होगी। और इसी मुआहिदे में विफाक की जानिब से के इलेक्ट्रिक को 650 मेगावाट जो है वो इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड से देने की शिक भी शामिल है, जो कि अब बढ़कर 850 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। तरमीमी मुआहिदे पर इस वक्त के सेक्रेटरी पावर और CEO के इलेक्ट्रिक के दस्तखत भी मौजूद हैं। बहरहाल ये नवाजिश क्यों की गई, किस तरीके से की गई, क्या वजह थी, और अगर की भी गई उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कराची के शहरी जो हैं वो जिंदगी गुजारने पर इस वक्त मौजूद है। इसी के हवाले से तफसीली बातचीत करने के लिए वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आखिर क्यों पीपल्स पार्टी को जो ये मुआहिदा है वो खुफिया रखना पड़ा? अगर इतनी जो करम फरमाई हुई थी कि इलेक्ट्रिक के ऊपर, तो उसको सामने क्यों नहीं लाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा, ये आपको किसने कह दिया कि ये खुफिया मुआहिदा है? ये मुआहिदा दस्तखत शुदा है और पूरे वेबसाइट्स पे भी मौजूद है और ये सिंध गवर्नमेंट के पास भी है, कराची इलेक्ट्रिक के पास भी है और जो भी मुतल्लिका इदारे और फेडरल गवर्नमेंट के पास भी है। नहीं, देखें जी, ये 2009 की बात है ना, 11 साल मतलब आज 2020 है। 11 साल पहले हो सकता है कि पब्लिक हुआ हो, ना आपको पता ना हमें पता, हमें क्या पता है उस पर 11 साल पहले कोई चीज़ अखबार में छपी थी या नहीं छपी थी। लेकिन ये कोई खुफिया मुआहिदा नहीं है, ये मतलब आप जरूर तस्हीह कर लें। नंबर एक। नंबर दो, जो पता है, मुझे पता है शेख साहब, फिर तो खुफिया ही समझा जाए ना इसको। देखें जी, 9 साल पहले की खबर आपको पता है कि 9 साल पहले क्या खबरें आई थी? पता है आपको? नहीं पता ना। लेकिन मतलब ऐसी सिर्फ मीडिया की हाइप क्रिएट करके वो खबर न बनाए ना आप। लेकिन 9 साल पहले की मुझे तो याद नहीं है कि खबर कोई आई थी नहीं आई थी, लेकिन इतना एज अ जिम्मेदार वज़ीर के हैसियत से मैं कहता हूं खुफिया नहीं, तो मुआहिदा हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया था ना, इसमें सिंध गवर्नमेंट ने कोई मुआहिदा नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुआहिदा किया था। नंबर एक। नंबर दो, जो 31 अरब रुपए की बात कर रही हैं, तो सब्सिडीज तो मतलब हर दौर में दी जाती हैं सब्सिडीज, तो मतलब, और ये जो राइट ऑफ किए गए ये लोगों को सहूलत देने के लिए किए गए थे पैसे, वरना ये पैसे टैरिफ में लगते हैं और टैरिफ जो है वो लोगों को भरना पड़ता है। इस वजह से मतलब ये पैसे
उस वक्त की हुकूमत ने ये माफ किए थे और उस वक्त की हुकूमत ने ये एडजस्ट करवाए थे किसी और मद में या उसको मतलब राइट ऑफ किया था। तो ये इस तरह के माहिदों में जब कोई खसारे की कंपनियां बेची जाती हैं तो बहुत से उसमें चीज़ें ऐसी होती हैं जो की गई। ये उस वक्त की हुकूमत को इल्म होगा ना, 11 साल पहले की हुकूमत जो भी थी उसको पता होगा उस वक्त के हालात, उस वक्त की चीज़ें, उन्होंने ये फैसला किया था। और अगर सब्सिडी की और पैसों की बात है तो अभी भी तकरीबन 60 अरब रुपए के सब्सिडी इनको दी गई है इस साल में, पिछले साल में कराची इलेक्ट्रिक को। उससे पहले भी इतनी तकरीबन सब्सिडी दी गई है और ये बाकी डिस्कोज को भी सब्सिडी दी जाती है इस तरह। तो मेरा मतलब है कि ये इस तरह एक बिजली का जो एक सिलसिला है जो कि जिसमें मतलब ये टैरिफ्स और ये तमाम चीजें हैं, ये मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का है और उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अलग दी जाती है। सारी सब्सिडीज देने के बावजूद भी क्या कारकर्दगी के हवाले से नहीं पूछा जाता? कारकर्दगी फिर तो बेहतर होनी चाहिए ना अगर एक सब्सिडी दारी को मिल रही है तो। कारकर्दगी का बिल्कुल पूछना चाहिए, सख्ती से पूछना चाहिए। किसको पूछना चाहिए? जिसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये फेडरल गवर्नमेंट की है, पावर डिवीजन की जिम्मेदारी है, ये नेपरा की जिम्मेदारी है, वो उनसे पूछें। आज भी एक रिपोर्ट नेपरा ने शाया की है, इंक्वायरी भी नेपरा ने की है, जुर्माने भी नेपरा लगाता है, लाइसेंस रिवोक भी और कैंसिल भी नेपरा करता है। और फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसियों के तहत अभी भी लोड शेडिंग जो हो रही है, 7.5-8 घंटे की लोड शेडिंग की इजाजत फेडरल गवर्नमेंट ने दी है इनको। डीजल उनको नहीं मिलेगा, फर्नेस ऑयल नहीं मिलेगा, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक ने भी मतलब कोताही की है। उन्होंने भी मतलब जो इन्वेस्टमेंट उनको करनी थी, जो बिजली पैदा करनी थी, वो नहीं की है। बिल्कुल बात परस होनी चाहिए। और मतलब उनको आज भी मैंने बुलाया था कराची इलेक्ट्रिक के सरबराह को और उनके जो हायर अप्स हैं जो यहाँ, उनसे बात परस भी की गई है और उनसे पूछा गया है कि आप अपना फ्यूचर का प्लान बताएं कि आप किस तरह इसको सही करेंगे। तो मतलब जो उन्होंने बात की, हमें जो बताया, तो इस वक्त कुछ दिनों में जब ऑयल की तरसील शुरू हो जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट ने बैन लगाया था, वो जब बैन उतरा है अभी वो बाहर से जब पहुंचेगा 2-3 दिन के बाद सूरत हाल में कुछ बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। और दूसरी बात ये कि जो गैस दी गई है वो गैस में भी प्रेशर बहुत सी जगह पे नहीं है, जिसकी वजह से इनकी पंपिंग, जिनके पावर स्टेशन नहीं काम कर रहे। तो बात पुरुष बिल्कुल होनी चाहिए और भी सख्ती से होनी चाहिए, जुर्माने भी पड़ने चाहिए और मतलब इसकी एक्सक्लूसिविटी जो है वो खत्म करनी चाहिए। आप इस चीज को निगेट कर रहे हैं कि ये जो मुआहदा है वो आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के माबैन नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के साथ के इलेक्ट्रिक का मुआहदा हुआ, राइट? तो मैंने तो ये तो नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत मरकज में भी रही है, मरकज में हुआ होगा। तो मतलब मरकज में भी आप ही की हुकूमत थी ना? की बात करिए, मुआहदा तो छुपी हुई बात नहीं है ना। हाँ जी, तो ठीक तो है ना, बिल्कुल सही है ना। मुआहदे में तो गलत नहीं है ना। मुआहदे में तो लोगों को रिलीफ दिया गया ना। वो पैसे अगर वो लगते, वो के कराची इलेक्ट्रिक पैसे भरता तो वो टैरिफ में आते। इलेक्ट्रिक को रिलीफ दिया गया, लोगों तक रिलीफ पहुंचा या नहीं पहुंचा वो तो नहीं पता। अभी भी हम देख रहे हैं कि कराची के लोग जो है वो बिलख रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं, मेरी बात सुने ना आप, मैं आपको बताऊं, ये देखें, आपको पूरा सिलसिला पता नहीं है ये सिस्टम किस तरह होता है। ये टैरिफ का सिलसिला होता है, जितना भी खर्चा होता है, जितने भी उनकी लागत होती है, चीज़ें होती हैं, वो लोगों पे जाती हैं, टैरिफ में उसमें इंक्लूड होती हैं और टैरिफ लोग भरते हैं। वो टैरिफ होता है जो मतलब आप बिजली का खर्चा भरते हैं, यूनिट के हिसाब से होता है और वो मतलब लोगों पर ही ट्रांसफर होता है। टैरिफ में आ जाता है, चाहे कितना भी करें, चाहे डेवलपमेंट में भी करें, वो भी खर्चा टैरिफ में आता है। ये मतलब 60 अरब रुपए की सब्सिडी तो आपने अभी बताई ना, अभी जो इस साल सब्सिडी दी गई है वो भी आपने बताई है। कारकर्दगी आपके सामने, कराची के लोग किस तरह से, कराची के लोग किस तरीके से सफर कर रहे हैं वो आपके सामने है ना। ऐसी ये फिर इस तरह से फिर आप ये तो फिर आप सवाल फेडरल गवर्नमेंट से करें, पीटीआई के लोगों से करें कि 60 अरब की सब्सिडी क्यों दी है उनको और मतलब जो बाकी जो उनको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस क्यों दे रहे हैं। देखिए जी, ये मुआहदों नहीं, आपसे पूछ रही हूँ ना क्योंकि आपका तजुर्बा रहा है शेख साहब। आपकी गवर्नमेंट ने भी जब विफाक में थी तो उन्होंने दी थी, किस वजह से दी थी? अब शायद उसी वजह से पीटीआई की गवर्नमेंट भी दे रही है। मैंने तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ इसलिए दी थी कि लोगों को रिलीफ दिया जा सके, लोगों पे वो टैरिफ के पर बोझ न पड़े, लोगों को पैसे न भरने पड़े। ठीक है ना। अभी भी मैं आपको बताऊं, जो बिजली है वो 13 रुपये 50 पैसे के हिसाब से पूरे मुल्क में दी जाती है, जबकि 17 रुपये 50 पैसे के हिसाब से इनकी लागत है। जो डिफरेंस है वो फेडरल गवर्नमेंट भरती है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। तो मतलब अभी जो ये देते हैं तो क्या मतलब फिर उन्होंने जुर्म कर लिया? ये मतलब ये एक तरीक़ाकार है जो कि दुनिया के बिजली जहाँ मुल्कों में पैदा होती है उस हिसाब से होती है।
تو میرا مطلب ہے لیکن ان سے باز پرس ضرور کرنی چاہیے. ہم نے بھی کی ہے لیکن یہ اصل میں کام فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. یہ وزارت توانائی حکومت پاکستان کا کام ہے, وہ ان سے پوچھے, اور نیپرا جو کہ ریگولیٹر ہے وہ ان سے پوچھے. اصل ڈیوٹی ان کی ہے. ہم ایز اے پروونشل گورنمنٹ ضرور پوچھتے ہیں ان سے. ہم نے آج بھی بلایا تھا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, امتیاز شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ. نور افشاں صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, ترجمان کے الیکٹرک ہیں. اس سال کی سبسڈی کی بھی بات کی نور افشاں صاحبہ. شیخ صاحب نے سبسڈیز اس لیے دی جاتی ہیں اداروں کو تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے, لیکن انفارچونیٹلی کے الیکٹرک کو سبسڈی دی بھی گئی, اس کے باوجود عوام کو ریلیف جو ہے وہ ملتا کہیں سے نظر نہیں آ رہا. ایک بڑا معاہدہ بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2009 میں جو ہوا کہ الیکٹرک پر 31 ارب روپے کے بقایا جات والی جو مہربانی ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس سال بھی سبسڈی آپ لوگوں کو ملی, عوام کو آخر ریلیف جو ہے وہ کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ سمجھنے کی بات ہے جو سبسڈی دی جاتی ہے بالکل صحیح ہے, وہ کسی ادارے کو نہیں دی جاتی. سبسڈی جو ایک کاسٹ کا ڈفرینشیل ہوتا ہے بٹوین بجلی بنانے اور جو صارفین ادا کرتے ہیں اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے, اور یہ صارفین کو ان کے بلز میں ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ کہ الیکٹرک کے ساتھ مہربانی نہیں ہوتی. ایک پوائنٹ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک لوڈ شیڈنگ کا تعلق ہے, لوڈ شیڈنگ صرف ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں بجلی چوری ہوتی ہے, اور اس کا تعلق نیشنل پاور پالیسی سے ہے. پورے ملک میں 2 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بیسڈ آن کس علاقے میں کتنی چوری ہوتی ہے. کہ الیکٹرک میں الحمدللہ کسی بھی ایریا میں 8 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاتی. اور لوڈ مینجمنٹ کا صرف تعلق اس بات سے ہے کہ اگر پیک ڈیمانڈ چند ایک گھنٹوں میں زیادہ بڑھ جائے دن میں, تب لوڈ مینجمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو ایک خبر آتی ہے کہ 10-12 گھنٹے کی آؤٹیج ہو رہی ہے, یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ کی باعث آؤٹیج ہوتی ہے. یہ لوڈ شیڈنگ قطعاً نہیں کی جاتی, اور یہ اس کو لوڈ شیڈنگ سے تشبیہ دینا بھی میرا خیال ہے. نور صاحبہ, یہ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آج کل کے موسم میں یہ بھی کوئی کم دورانیہ نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کا. دیکھیں, یہ نیشنل پاور پالیسی کے تحت ایک ڈفرینٹ ایریاز کے اندر ان کی بجلی چوری کی کوانٹٹی کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. جن ایریاز میں 80% کی بجلی چوری ہوتی ہے وہاں بھی ہم 16 گھنٹے بجلی پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا نور صاحبہ, مجھے یہ بتائے گا, ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی اس وقت کراچی میں چونکہ بارشوں کا سلسلہ تھا, کہا جا رہا ہے کہ طلب میں جو ہے وہ کافی حد تک کمی واقع ہوئی, لیکن لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو کیوں ہے جب طلب بھی کم ہو گئی ہے تو پھر کیوں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے؟ کیونکہ مختلف علاقوں سے اسی طرح کی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ کم نہیں ہوا. دیکھیے, میں نے شروع میں جو بات کہی تھی نا, وہ یہی تھی کہ لوڈ شیڈنگ کا تعلق بجلی چوری سے, اس کا تعلق بجلی کی ڈیمانڈ یا سپلائی سے بالکل بھی نہیں ہے, طلب و رسد سے بالکل بھی نہیں ہے. اگر کسی علاقے میں بجلی چوری ہوگی تو وہاں گرمی ہو یا سردی ہو, ڈیمانڈ ہو یا نہیں ہو, اس کے باوجود ان ایریاز میں لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے نیشنل پاور پالیسی 2013 کے تحت. اور یہ صرف کراچی میں نہیں ہے, یہ پورے ملک میں ہے. یہی پالیسی تمام شہروں میں فالو کی جاتی ہے, اور اس کے اندر بہتری بھی آئی ہے. یہ بھی بہت بتانے کی ضرورت ہے. جب 2009 میں کے الیکٹرک میں کی نئی مینجمنٹ آئی تھی تو کراچی میں صرف 23% حصے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. اچھا, اگر آج کا کراچی دیکھا جائے تو 77% کراچی میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, اور ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نور افشاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان کے الیکٹرک. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. گندم کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں جی. اور گندم ایک ایسی بیسک چیز ہے کہ غریب آدمی نے اگر روٹی کھانی ہے تو وہ بھی اب اس کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.